अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपके सामने आपका अपना मुजाहिद सोलंकी और इस दफ़ा फिर वही स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी के साथ हाज़िर हूँ। मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पे मेरी कोशिश होती है कि आप तक पहुँचाऊँ। आज बहुत डिसअपॉइंट हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से। ओवरऑल तो सीरीज़ में बड़ी नाकस कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तीनों शोबों में। अगर हम बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें या फील्डिंग की बात करें तो बात समझ में नहीं आती। समझ में इसलिए नहीं आती कि एक तो आपने जो टीम की सिलेक्शन की है, सबसे पहले सरफराज अहमद का नाम आता है जिसने 11 T20 सीरीज़ अपने नाम की थी अपनी कैप्टनसी में। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी उसने जीती थी और उस खुशी में उसको टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया था और पाकिस्तान की तारीख में वो पहला कप्तान था जिसको तीनों फॉर्मेट की टीम की क़यादत दी गई थी। बड़ी ऑनर की बात है पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट की क़यादत एक बंदा करे, लेकिन ज़ाहिरी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो उस हिसाब से सरफराज की थोड़ी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रही। लेकिन एकदम से हमने देखा कि सिलेक्शन कमेटी ने उसको तीनों फॉर्मेट से अलग कर दिया, तीनों फॉर्मेट में नहीं था। वक्त के साथ उसने परफॉर्म किया और एक दफ़ा फिर वो पाकिस्तान की टीम में वापस आ गया। श्रीलंका के ख़िलाफ़ नहीं खिलाया गया, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उसको चांस सही तरह से नहीं मिला। न्यूजीलैंड में तीनों T20 मैचेस में उसको शामिल नहीं किया गया। 2 टेस्ट मैचेस हो गए, उसमें भी उसको शामिल नहीं किया। मोहम्मद रिजवान नो डाउट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एज अ कैप्टन 60 रन की इनिंग, 61 रन की इनिंग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो होती कि 250 रन खुद करता, फिर दूसरे प्लेयर्स को भी कराता। जैसे केन विलियमसन परफॉर्म कर रहा है, आउट होने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसी होती है कैप्टनसी कि कप्तान जो है वो फ्रंट पे आके लीड करता है और अपने आने वाले प्लेयर्स को खिलाता रहता है। तो रिजवान यंगस्टर है। अब एक तरफ तो मुझे समझ में बात नहीं आती कि 49 टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस था सरफराज के पास, उसको नहीं शामिल किया गया। फिर 10-11 टेस्ट मैचेस ही हैं रिजवान के, उसको क़यादत दी गई। चलें ठीक है, क़यादत आपने दे दी, लेकिन सरफराज को या तो आप टीम के साथ रखते ना, अगर रखा है तो उसको खिलाते तो सही कम से कम। इतने बड़े प्लेयर्स को जो आपकी पाकिस्तान टीम को लीड कर चुका है, तो दुनिया हंसती है कि ये पाकिस्तान की जो टीम की सिलेक्शन कमेटी है वो क्या करती है। अब सिलेक्शन कमेटी का जब हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले हेड कोच मिसबाह हक का नाम आता है। 28 लाख रुपए के करीब शायद उसकी तनख्वाह है, वो एज अ हेड कोच ले रहा है। 28 लाख बहुत बड़ी रकम है। हेड कोच का जो काम, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, कि उसने प्लान करना होता है कि डिफरेंट टीमों के ख़िलाफ़ हमने किस अंदाज से प्लान करना है, किस बैट्समैन के ख़िलाफ़ किस टाइप की बॉलिंग करनी है, किस बॉलर के ख़िलाफ़ किस तरह की हमने बैटिंग करनी है, किस तरह से फील्डिंग करनी है बॉलिंग के हिसाब से। लेकिन कहीं भी हमें हेड कोच की जो परफॉर्मेंस नज़र आनी चाहिए वो नज़र नहीं आई। वो शायद आप इंग्लैंड का टूर ले लें, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का टूर ले लें, फिर यहाँ पे श्रीलंका की टीम का टूर ले लें, जिम्बाब्वे का टूर ले लें, तो पाकिस्तान टीम को शिकस्तों के सिवा कुछ मिला नहीं। आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहा तो बाबर आजम रहा, जिसने T20 में, वनडे में और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर मैं उसको इसलिए नहीं कहूँगा कि वो 70 कर रहा था, 80 कर रहा था या 100 कर रहा था, आगे नहीं चल सक रहा था। आउटस्टैंडिंग प्लेयर वो होता है जस्ट लाइक ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, ये वो प्लेयर थे जो अपना तो 200 रन करते थे लेकिन अपने साथ जो बैट्समैन होता था उसको खिलाते थे। खैर फिर भी बाबर आजम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तभी वो ICC की रैंकिंग में इधर उधर होते रहे। लेकिन इस दफ़ा तो वो जो ICC वालों ने T20 वनडे और टेस्ट टीम बनाई है उसमें तो पाकिस्तान का कोई भी बैट्समैन शामिल नहीं है। ये ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन फोकस करते हैं फिर वही न्यूजीलैंड के दौरे पे। हेड कोच की क्राइटेरिया PCB खुद बनाता है कि 4 लेवल कोर्स होना चाहिए, वो मिसबा के पास नहीं था भाई। उसके बाद उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो आपने उसको बैटिंग कोच भी कर दिया, हेड कोच भी कर दिया, फिर उसके साथ आपने उसको बैटिंग कोच के साथ चीफ सिलेक्टर भी कर दिया। उस वक्त बहुत तनकीद हुई, लेकिन PCB के जो चेयरमैन हैं, जो MD वसीम खान है, वो उनको जस्टिफाई करते रहे कि ये बेस्ट चॉइस है। लेकिन वक्त के साथ उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये तो बेस्ट चॉइस नहीं है, ये बैड चॉइस है। फिर हमने देखा कि वो एज अ बैट्समैन के जो बैटिंग कोच की हैसियत से था उससे हट गए, फिर वो चीफ सिलेक्टर के ओहदे से खुद हट गए। अब वो हेड कोच की हैसियत से काम कर रहे हैं। मेरा जो तजिया था, मैंने बताया था
कि हेड कोच पाकिस्तान की टीम के साथ दुनिया के जितने भी ममालिक पे वो टीम जाती है तो हेड कोच वाहिद बंदा होता है जो टीम के साथ होता है, उसके पैसे बनते हैं, TADA बनते हैं। तो चीफ सिलेक्टर के ओहदे से वो हट गए और ख़ुद वो हेड कोच बन गए, तो पैसा मिलेगा डेफिनेटली, कॉन्ट्रैक्ट है उसका। चलें, हेड कोच बन गया तो अपोजिट टीमों के ख़िलाफ़ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, फील्डिंग में अच्छी होनी चाहिए, बॉलिंग में अच्छी होनी चाहिए, बैटिंग में अच्छी होनी चाहिए, विनिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो तो हमें नज़र नहीं आया। T20 मैच आपने आखिरी जीता न्यूजीलैंड से, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई। बात करते हैं वकार यूनिस की, बॉलिंग कोच। अब बॉलिंग में जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं मोस्टली तो वो यंगस्टर्स हैं, वो जिस तरह से T20 की डोमेस्टिक में खेलते आ रहे थे उसी तरह से वो इंटरनेशनल में भी खेलते आ रहे हैं। आज तो उन्होंने हद कर दी, जितने एक्स्ट्रास दिए हैं 60+ एक्स्ट्रास दिए हैं, किस खाते में दिए हैं भाई? प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, आप इतनी एक्स्ट्रास दे रहे हैं, 60+ रन्स एक्स्ट्रास इनिंग में, मतलब 10 से ज़्यादा ओवर्स आपने फालतू में करा दिए और 60 से ज़्यादा रन्स भी दे दिए। तो ये जो फास्ट बॉलिंग के हमारे कोच हैं वकार यूनिस, वो क्या वर्कआउट कर रहे हैं? तो ये भी सवालिया निशान है। वकार यूनिस नो डाउट आउटस्टैंडिंग बॉलर था, लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलर का मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत अच्छा बॉलिंग कोच भी हो सकता है। तो बॉलिंग के शोबे में भी हम नाकाम रहे हैं। बैटिंग की बात करें, यूनिस खान पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रन्स स्कोरर हैं, सबसे ज़्यादा 100 करने वाले बैट्समैन हैं। लेकिन हाँ, एक बात वो जो मैं आपको याद दिलाना चाहता था, भूल गए होंगे। स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है आपकी नॉलेज में हो, लेकिन मैं भी आपकी नॉलेज में ना हो, तो स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। यूनिस खान सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा 100 बनाने वाले बैट्समैन हैं, लेकिन मुझे उसकी बैटिंग की टेक्निक आज तक समझ नहीं आई। वो जब ड्राइव खेलने जाते थे तो ड्राइव वाले बॉल को फ्लिक कर देते थे, तो अकॉर्डिंग टू बॉल वो मेरिट पे नहीं खेलते थे, लेकिन रन किया उन्होंने, रन्स बनाए, 313 रन श्रीलंका के ख़िलाफ़ किए, फिर सबसे ज़्यादा 100 किए। प्योर जो बैट्समैन होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू बॉल बैट्समैन बॉलिंग के हिसाब से बैटिंग करता है। अगर फ्रंट फुट पे बॉल है तो वो उसको, अगर ऑफ साइड पे तो वो कवर ड्राइव करता है। अगर वो थोड़ा गुड लेंथ पे ऑफ साइड पे होता है तो उसको कट मारता है। अगर गुड लेंथ से ज़्यादा फुल पिच होता है तो उसको बाउंसर करते हैं, बाउंसर का पुल शॉट खेलते हैं, हुक शॉट खेलते हैं, ओवर पिच को ड्राइव करते हैं, यॉर्कर को ऑन ड्राइव भी कर सकते हैं, ग्लांस भी कर सकते हैं। तो ये वैराइटीज़ जो क्रिकेट के बैटिंग के हिसाब से इंग्लिश बुक में तो यही है, लेकिन हमारी जो बैटिंग लाइन है वो कुछ डिफरेंट ही करती है। कभी देखते हैं उल्टा शॉट खेलते हैं, कभी अजीब व गरीब किस्म के शॉट्स खेलते हैं। तो बहुत से क्रिकेट के जो मद्दा होते हैं वो कहते हैं क्या शानदार शॉट मारा है। भाई ये वो शॉट खेलते हैं जिनके पास शॉट्स की वैरायटी नहीं होती। अब विराट कोहली को ले लें, उसके पास शॉट्स की वैरायटी है, बॉलर उसको आउट ही नहीं करता, हर मैच में वो 100 रन कर रहा है। हमें किसी भी बैट्समैन पर ट्रस्ट नहीं होता, बिलीव नहीं होता कि वो क्रीज पे खड़ा रहेगा। तो अगर बैटिंग कोच मुकर्रर किया है तो हमारे बैट्समैनों की परफॉर्मेंस में फ़र्क आना चाहिए। अगर कोई बैट्समैन हार्ड हिटर है तो वो ग्राउंड पे आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिंग बनाए, फिर वो तेज़ खेले, तो हम कहेंगे कि बैटिंग कोच के आने से इसकी बैटिंग में ये फ़र्क पड़ा है। अगर बॉलिंग कोच बॉलिंग कर रहा है तो नसीम शाह से लेके शहनशाह अफरीदी से लेके मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग में हमें चेंज नज़र आना चाहिए, एक्स्ट्रास पे नज़र आना चाहिए, लाइन लेंथ अच्छी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू फील्ड उसकी बॉलिंग होनी चाहिए। वो तो हमें नज़र नहीं आ रही, तो बॉलिंग कोच रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है, बड़ों की पसंद है तो बड़ों की पसंद जब तक है तब तक तो ये चलेंगे। यूनिस खान, वकार यूनिस को छोड़ के, ये तो हमारे प्लेयर्स हैं, हमारा फ़र्ज़ है हम अपने प्लेयर्स को रेस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें, लेकिन हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आनी चाहिए। जिस शोबे में उनको रखा गया उस शोबे में तो कम से कम अच्छा ही नज़र आनी चाहिए। अब बात करते हैं फील्डिंग की। फील्डिंग कोच, मुझे याद आता है जब जॉन्टी रोड्स दुनिया का बेहतरीन फील्डर था, वो पाकिस्तान टीम को कोच करने आया था, तो जाते हुए उसने कहा था कि जिस किस्म के पाकिस्तान के ग्राउंड हैं जहाँ पे आप डाइव करते हैं तो आपकी कोहनी छिल जाती है, आपका कोना छिल जाता है, आपके मसल्स खिंच जाते हैं, तो ऐसे ग्राउंड्स पे फील्डर अच्छा होना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। तो ऐसे ग्राउंड्स पे आप फील्डिंग के जितने भी कोचेज़ लेके आएंगे वो कुछ नहीं कर सकता जब तक प्लेयर खुद इंटरेस्ट ना ले।
तो इतने कैचेस ड्रॉप हुए हैं इस टेस्ट मैच में, इससे पहले टेस्ट मैच में, T20 में, तो फील्डिंग कोच की तो परफॉर्मेंस हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। तो हम इतने लाखों रुपए उसको किस चक्कर में दे रहे हैं, आवाम के पैसे से उसको हमने रखा है, उसकी परफॉर्मेंस तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। अब तीनों शोबों में जब हम नाकाम हो गए हैं, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, तो हमें एहतसाब करना चाहिए। एहतसाब PCB की मैनेजमेंट को भी करना चाहिए, और जो लोग इन ओहदों पे काम कर रहे हैं उनका ज़मीर बोलना चाहिए कि भाई मैं परफॉर्म नहीं कर सक रहा, मैं डिलीवर नहीं कर सक रहा, मुझे हट जाना चाहिए। तो देखें, अल्लाह करे ऐसा कोई दिन आए, कोई ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल सेट हो, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम ऐसा नज़र आया है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस देखें तो अब महसूस हो रहा है कि क्रिकेट टीम भी हमारी हॉकी की तरह गुम होती जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हॉकी ने सारी दुनिया पे रूल किया था, वो उसी तरह से हमारी क्रिकेट टीम अब नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। तो ये अल्लाह न करे कि वैसा दिन आए कि हमारी टीम भी लोगों को याद ना रहे, बल्कि कैप्टन भी याद ना रहे कि कौन है टीम का कैप्टन। तो हॉकी ना बनाएं, क्रिकेट को क्रिकेट बनने दें, और क्रिकेट तब बनेगी जब आप उसको मेरिट पे सिलेक्ट करेंगे। मेरिट की बात आती है तो पाकिस्तान के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, PCB के जो MD हैं वसीम खान, उन्होंने इमरान खान के कहने पे PCB चेयरमैन एहसान मानी ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन तर्ज की बना दी, 6 एसोसिएशंस पे क्रिकेट मुहित कर दी। अब क्लब क्रिकेट कहाँ है भाई? आपको तो नज़र नहीं आ रही, हमें भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हो ही नहीं रही तो क्लब क्रिकेट कहाँ से आएगी। पहले तो क्लब क्रिकेट से प्लेयर्स आते थे, क्लब में जो परफॉर्म करता था डिस्ट्रिक्ट में आते थे, डिस्ट्रिक्ट में जो परफॉर्म करते थे वो रीजन में आते थे। अब ना क्लब आपकी हो रही है, ना डिस्ट्रिक्ट हो रही है, ना रीजन हो रही है, तो टैलेंट कहाँ से आएगा मेरे भाई, और किस तरह से परफॉर्म करेगा? अपने जितने भी कोचेज़ ऊपर रखें, इनको आप नीचे लेवल पे ले जाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएं, और ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स को तैयार करें। तो 2-3 साल के बाद आपको प्लेयर अच्छे मिलेंगे जो सारी दुनिया के बॉलर्स को फेस करेंगे। और विकेटों का मैार आप जो है ना वो सपोर्टिंग बनाएं, फास्ट बॉलर को सपोर्ट करें, स्पिनर्स को सपोर्ट करें, बैट्समैन को सपोर्ट करें। यहाँ तो ये होता है कि भाई कराची की लॉबी है तो वो अपने प्लेयर्स के हिसाब से विकेटें बनाएगा, लाहौर की लॉबी है तो अपने प्लेयर्स के हिसाब से विकेटें बनाएगा, पिंडी की लॉबी है तो वो पिंडी के हिसाब से विकेटें बनाएगा। वसीम खान, मोहम्मद वसीम को चीफ सेलेक्टर बनाया। अब उसका एक्सपीरियंस एज अ टेस्ट क्रिकेटर इतना है नहीं, लेकिन क्रिकेट को क्लोज देखा है, उसकी एकेडमी है। लेकिन सिंसियरिटी के साथ जब तक कोई भी काम नहीं करेगा तब तक बेहतरी की उम्मीद नहीं आ सकती। तो मेरी सजेशन एज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हाँ, एक दफ़ा फिर स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आप बैटिंग कोच ख़त्म कर दें, आप बॉलिंग कोच ख़त्म कर दें, आप फील्डिंग कोच ख़त्म कर दें, करोड़ों रुपए बच जाएंगे। ये इन्वेस्ट करें आप ग्राउंड्स पे, विकेट्स पे, तो आपकी बेहतरी आ सकती है। बाकी 2 साल के बाद ये फिर चले जाएंगे, जैसे जेफ लॉसन चला गया, जैसे डेव वाटमोर चला गया, जैसे अभी आपके जो कोच थे वो अब श्रीलंकन टीम के कोच हैं वो चले गए। इस तरह से ये लोग जाते रहेंगे, कमाते रहेंगे, आते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रिज़ल्ट चाहिए, हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमारी क्रिकेट में बेहतरी आनी चाहिए। वो चीज़ अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही। डोमेस्टिक की हम बात करें, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की, तो असद शफीक परफॉर्म कर रहा है, सरफराज पसंद परफॉर्म कर रहा है, हसन अली परफॉर्म कर रहा है। ये वो प्लेयर है जो सालों से परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेहतरी कहाँ आई? नहीं आई। बेहतरी लानी है तो स्कूल की सतह से क्रिकेट को प्रमोट करें, ग्रास रूट लेवल से क्लब क्रिकेट पे आएँ, डिस्ट्रिक्ट पे आएँ, रीजन पे आएँ, तो आपकी क्रिकेट बेहतर बन सकती है। और ये इतने बड़े बड़े नाम आपने रखे हैं ना कोचिंग स्टाफ के हिसाब से, उनको क्यों रखा है भाई? 54 रुकनी स्क्वाड आपका न्यूजीलैंड गया, क्या ज़रूरत थी? इतने लोग जो स्टाफ में आपने रखे थे, कितना पैसा गया, उसका हिसाब कौन देगा? सीरीज़ भी हार गए, परफॉर्मेंस भी नील है। और दूसरा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आज आपके फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कहा कि कैचेस ड्रॉप हुए, उससे पहले टीम के कप्तान ने कहा, प्लेयर्स ने कहा कि हमारी फील्डिंग उस मैयार की नहीं। तो भाई आपकी फील्डिंग की जो कोचिंग है वो मैं तो नहीं कर रहा, पाकिस्तान का कोई दूसरा प्लेयर तो नहीं कर रहा, फॉरेनर है, हटाओ उसको, अपने को लेके आओ। बल्कि फील्डिंग की ज़रूरत नहीं है जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, एज अ प्लेयर फील्डिंग पे कंसंट्रेट नहीं करोगे, आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं हो सकती। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम अभी साउथ अफ्रीका आने वाली है, उसके बाद PSL का भी 6 का एडिशन होने वाला है, फिर बहुत क्रिकेट है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी, MD वसीम खान को बैठ के सोचना चाहिए कि किस तरह से हमने क्रिकेट को बेहतर करना है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम इस 2021 में, क्योंकि 2020 कोविड की वजह से डिस्टर्ब रहा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे बहुत अच्छी क्रिकेट हुई, आपने क्रिकेट कराई, लेकिन
2021 का साल अल्लाह करेगा सारी दुनिया के लिए रहमत बन के आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लिए बेहतर होगा और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में एक्स्ट्रॉर्डनरी हमें अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी, वो चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो। तो इस उम्मीद के साथ मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और शेयर करें। अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा। खुदा हाफिज़।